स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का थर्ड चैप्टर जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसी यूनिट शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसकी हमने थ्योरी क्लास और MCQs चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे बच्चे जो अपनी योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व, अन्य व्यवहार के कारण अपनी आयु के सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं, जिनकी योग्यताएं, क्षमताएं और व्यक्तित्व में वह अन्य व्यवहार में वह कैसे सामान्य बालकों से कैसे होते हैं, अलग होते हैं। तो ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। तो अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो उनमें कई प्रकार के बच्चे, जैसे कि विकलांग बच्चे, प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। तो सबसे पहले हम विकलांग बालक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि डिसेबल और हैंडीक्राफ्ट चाइल्ड कहा जाता है। तो विकलांग बालक ऐसे बालक जो साधारण या सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं। अर्थात वह बालक जिसमें सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी अथवा दोष हो, जिसके कारण उनकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं, विकलांग या अपंग बालक कहलाता है। तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में कैसे होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक, इन सभी में कमी या दोष हो उन बालकों में, तो इनकी जो उपलब्धियां होती हैं वह कैसी हो जाती हैं, अधूरी हो जाती हैं इन सभी के कारण। तो ऐसे बालक क्या कहलाते हैं, विकलांग बालक या अपंग बालक। अगर हम क्रो एंड क्रो के अनुसार बात करें तो ऐसे बालक जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, तो ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी थी उनके अनुसार ऐसे बालक जो शारीरिक दोष से पीड़ित हैं या उन्हें शारीरिक दोष है, तो वह साधारण क्रियाओं में भाग लेने से उन दोष के कारण रोकता है उन्हें और सीमित रखता है। तो ऐसे बालक को विकलांग बालक कह सकते हैं। विकलांग बालकों को निम्न भागों में बांटा है: शारीरिक दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, श्रवण एवं वाणी दोष वाले बालक, मानसिक रूप से विकलांग वाले छात्र और अधिगम अशक्तता वाले छात्र। तो ये 5 भागों में विकलांग बालकों को बांटा गया है, जिसमें शारीरिक दोष वाले छात्र, दृष्टि दोष वाले छात्र, श्रवण एवं वाणी दोष वाले छात्र, मानसिक रूप से विकलांग वाले छात्र और अधिगम अशक्तता वाले छात्र। तो इन 5 को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं शारीरिक दोष वाले छात्र क्या कहलाते हैं। अगर हम बात करें शारीरिक दोष, अंग संचालन में दोष वाले छात्र, शारीरिक दोष या अंग संचालन में दोष वाले छात्र, तो शारीरिक अशक्तता वाले बालकों में अंग संचालन की समस्याएं पाई जाती हैं। अंग संचालन के दोषों का संबंध मांसपेशियां और शरीर के जोड़ों से है, जो अंगों तथा हाथ पैरों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की विषमताओं वाले छात्रों को शिक्षक की उन गतिविधियों में जिसमें शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, सीखने में कठिनाई होती है। शारीरिक अपंगता या अशक्तता की पहचान कैसे कर सकते हैं वह देखेंगे। तो छात्रों में शारीरिक अंगों में जैसे कि गर्दन, हाथ, उंगलियां, कमर, टांगों आदि में क्या हो, विकृतियां होती हैं। तो ऐसे बालक को हम पहचान सकते हैं कि वह विकलांग बालक है या शारीरिक अपंगता या अशक्त बालक है। इसके बाद है ऐसे छात्र को बैठने में, खड़े होने में, चलने आदि में कठिनाई होती है।
ऐसे छात्रों को किसी वस्तु को पकड़ने में, वस्तु को उठाने में, पुनः उसे उचित स्थान पर रखने में कठिनाई होती है। प्रायः जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। लिखने में, कलम को पकड़ने में, झटका देकर चलना, अंगों में अवांछित हलचल रहती है। अंग पूरे ना हो, किसी कारण अंग या हाथ पैर के अंश काट दिए गए हों। तो ये इन सभी के कारण ये शारीरिक अपंगता या अशक्तता की पहचान है। इन सभी से हम पहचान सकते हैं कि उस बालक में शारीरिक अपंगता या अशक्तता का दोष है। इसके बाद हम देखेंगे दृष्टि दोष वाले छात्र। तो कक्षा में ऐसे छात्र भी होते हैं जिनमें दृष्टि दोष पाया जाता है। ऐसे छात्र सामान्य पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते। उन्हें पढ़ने के लिए किसी सामान्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अनेक दृष्टिहीन छात्रों के लिए पढ़ने के लिए ब्रेल छपाई बहुत आवश्यक या सहायक होती है। ब्रेल छपाई का मतलब है उभरे हुए अक्षरों की छपाई, जिससे कि वह आसानी से शब्दों को पढ़ सकें। दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान देखेंगे तो उनकी आंखों की बनावट में दोष होना, आंखों को बार बार मलना, आंखों का बार बार लाल रहना, एक आंख का बंद करके सिर को आगे की ओर झुकाना, आंखों के बहुत निकट लाकर वस्तु या पुस्तक को देखना, श्यामपट्ट पर लिखित सामग्री की नकल करते समय दूसरे छात्र की सहायता लेना, पलकों को बार बार झपकाना और भेंगेपन की शिकायत, आंखों से अब पानी बहना, सिर दर्द की शिकायत रहना, चलते समय लोगों से या किसी वस्तु से टकरा कर गिर जाना। तो ये दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान है, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि उनमें दृष्टि दोष है। इसके बाद है श्रवण एवं वाणी दोष वाले छात्र। तो शैक्षिक संप्रेषण और सीखने में सुनने की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थी की श्रवण संबंधी समस्याएं उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो श्रवण संबंधी समस्याओं के कारण वाणी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद श्रवण दोष वाले छात्रों की पहचान देखेंगे। तो जो श्रवण दोष वाले छात्र होते हैं उन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है, जैसे कि उनकी कान की बनावट में दोष का होना, कानों का अक्सर बहते रहना, कानों में अधिकतर दर्द की शिकायत होना, कानों को अधिकतर खुजलाते रहना, अच्छी तरह सुनने के लिए सिर को एक तरफ से दूसरी ओर घुमाना, अध्यापक से प्रायः निर्देशों और प्रश्नों को दोहराने के लिए निवेदन करना, श्रुति लेखन में बहुत अधिक त्रुटियां करना, सुनते समय अध्यापक के चेहरे को बहुत अधिक ध्यान से देखना, बोलते समय वाणी में कठिनाई का होना। तो इन सभी से हम श्रवण दोष वाले छात्रों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद है मानसिक रूप से विकलांग बालक। तो इस प्रकार के बालकों में मूर्ख, निम्न बुद्धि वाले या मंद गति से सीखने वाले छात्रों की गणना होती है। इन बालकों का वर्गीकरण बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के आधार पर किया जाता है। जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उन बालकों का जो वर्गीकरण होता है बालकों की IQ पर आधारित किया जाता है कि उनका IQ अगर कम है, बहुत ज्यादा कम है, कि वह मूर्ख, निम्न बुद्धि वाले या मंद बुद्धि की श्रेणी में आ रहे हैं, तो ऐसे बालक मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। तो इन बालकों की पहचान देखेंगे। मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कैसे पहचाना जा सकता है? तो शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर निम्न होता है। इनका जो शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर होता है वह निम्न होता है। जल्दी भूलने की आदत या थोड़े समय के बाद पढ़े हुए पाठ को भूल जाना, ध्यान में एकाग्रता का कम होना, विषय पर कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, विचार शक्ति की कमी होना, तत्काल परिणाम या पुरस्कारों की अपेक्षा करना,
असफल होने के भय से ग्रसित रहना, आत्मविश्वास का अभाव तथा सीमित संप्रेषण का होना, मांसपेशीय समन्वय का कम होना, स्वयं के कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करना, जैसे कि खाना या पहनना, नहाना, कपड़े पहनना, नहाना आदि को लेकर स्वयं को उचित देखभाल न कर सकना, समझने में कठिनाई का अनुभव करना तथा विश्लेषण एवं तर्क शक्ति का अभाव। तो इन सब से हम पहचान सकते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालकों को। और इसी के साथ उनमें धीमी गति से सीखना, तथ्य को बिना समझे केवल रटने का प्रयास करना, कक्षा में क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी से जी चुराना तथा मूर्त उदाहरणों पर अधिक निर्भर करना। तो इन सभी से भी हम पहचान सकते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालकों को। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम आसक्तता वाले छात्र। तो अधिगम आसक्तता पद दो अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना है। जो आसक्तता है उसे ही अक्षमता कहा जाता है। तो अधिगम शब्द का आशय सीखने से है और अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अर्थात इससे क्या हुआ कि सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने में क्षमता तथा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति का होना है। तो ऐसे छात्रों में क्या है, पढ़ने लिखने संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे छात्रों में क्या होता है, एक स्तर का सूचित क्या होता है, क्षमता का विकास नहीं होता है। उनमें क्या है, पढ़ने लिखने, वर्तनी या गणित संबंधी क्या होती हैं, समस्याएं आती हैं। तो ऐसे छात्रों को अधिगम अशक्तता या अक्षमता वाले बालक कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो अधिगम अक्षमता के प्रकार में सबसे पहले देखेंगे पढ़ने की अक्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने की अक्षमता से तात्पर्य है बालक को पढ़ने संबंधी विकार को, जो पढ़ने की अक्षमता है उससे संबंधित क्या होता है, विकार होता है। वह शब्दों को गलत पढ़ता है। अगर वह शब्दों को गलत पढ़ रहा है तो उसमें एलेक्सिया या डिसलेक्सिया अक्षमता संबंधी विकार है। इसके बाद है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तो इसको भी दो प्रकार से बांटा है, अफेक्जिया और डिस्फेजिया। अगर हम बात करें अफेजिया या डिस्फेजिया की, तो यह क्या है, जो भाषा का संप्रेषण होता है उसमें छात्र में होने वाली क्या होती है, कमी को अफेजिया या डिस्फेजिया कहा जाता है। तो इसमें छात्र शब्दों के उच्चारण संबंधी गलतियां करता है। जो मौखिक रूप से उच्चारण करता है उसमें क्या करता है, गलतियां करता है। तो उसके अंदर अफेजिया या डिस्फेजिया क्षमता का विकार उत्पन्न होता है। इसके बाद है लिखने की अक्षमता। तो लिखने की अक्षमता में 4 प्रकार के विकार होते हैं, अग्रेफिया, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। तो इन सभी विकार के कारण बालक में लिखने संबंधी विकार होता है, वह शब्दों को गलत लिखता है। तो उसमें यह सभी अक्षमताएं पाई जाती हैं। इसके बाद है गणित संबंधी समस्याएं। तो गणित संबंधी समस्याओं में आता है डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया को भी 3 प्रकार में बांटा है, जिसमें पहला है वर्बल डिस्कैलकुलिया और दूसरा है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और तीसरा है लेक्सिल डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया के ये 3 प्रकार होते हैं। तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के विकार को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इस समस्या में बालक क्या करते हैं, गलत ढंग से लिख लेते हैं संख्याओं को। अगर उससे कहा जाए कि 12 लिखने को, तो बालक उसको क्या लिख देता है, 21 लिख देता है। तो ऐसे विकार को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है।
तो इन सभी प्रकारों से हम पहचान सकते हैं कि बालक में अधिगम अशक्तता या अक्षमता की कमी है। इन सभी प्रकारों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि बालक अधिगम या अशक्तता वाला छात्र है। इसके बाद हम शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था अपंग छात्र, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखेंगे। तो अपंग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था निम्न विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। तो अपंग बालकों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों जैसा होता है, अतः उन्हें उनके साथ ही शिक्षा ग्रहण करने और मानसिक विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उनकी शारीरिक दोष के अनुसार ही उनके बैठने के लिए मेज कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें विशेष व्यवसायों का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए ताकि वे दूसरों पर बोझ ना बन सकें। उनके शारीरिक दोष का ध्यान रखना चाहिए। विकलांग बच्चों को विकलांगों के डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। विकलांग बच्चों को अपनी त्रुटि के बारे में दृष्टिकोण बदलने की शिक्षा देनी चाहिए और दूसरे सामान्य लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। विकलांग छात्रों का संवेदनात्मक समायोजन करना बहुत आवश्यक है। उनके मन में हीन भावना को दूर करना शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सभी प्रबंध विद्यालय में होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि क्या है, छात्रों में शारीरिक दोष होने के कारण वह अपने शरीर के क्या है विभिन्न अंगों को सामान्य प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस कारण उन दोषों के कारण उनके कार्य में क्या हो, बाधा ना आए। तो इस कारण ही स्कूल में इस प्रकार के प्रबंध होने चाहिए कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण या अर्ध अंधे बालकों की शिक्षा। तो संपूर्ण रूप से अंधे या आधे अंधे छात्रों की शिक्षा के लिए अध्यापक को निम्न प्रयत्न करने चाहिए। तो इनका अंधापन किसी ऐनक से ठीक हो सके तो उनके लिए ऐनकों का क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल अंधे छात्र सामान्य शिक्षण पद्धति के अनुसार नहीं चल सकते और ना ही सामान्य बिल्कुल अंधे के साथ यह उसी प्रकार सीख सकते हैं। इन्हें विद्यालय में भेज देना चाहिए। वहां पर ऐसे छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो संपूर्ण अंधे बालक हैं उनकी जो सामान्य शिक्षण पद्धति के अनुसार नहीं चल सकते हैं, इसीलिए उन्हें अंधे विद्यालयों में भेज देना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा विशेष विधियों का प्रयोग करके की जा सके। तो ऐसे छात्रों के लिए ब्रेल लिपि बहुत लाभकारी होती है। कक्ष में ऐसे छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए मोटे टाइप की पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर स्पष्ट लिखने वाले हों ताकि इन पर लिखी हुई सामग्री को यह छात्र उचित प्रकार से पढ़ सकें। तो ये सभी व्यवस्थाएं एक अध्यापक को अपने विद्यालय में करना जरूरी है संपूर्ण अंधे और अर्ध अंधे बालकों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण बहरे और अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा। तो पूर्ण रूप से बहरे बालक और अपूर्ण बहरे बालक की शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार होनी चाहिए। बहरे छात्रों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्कूलों में विशेष प्रविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे छात्रों और अध्यापक में अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए ताकि उनके समायोजन के लिए व्यक्तिगत ध्यान दे सकें। और साथ ही ऐसे छात्रों के माता पिता भी शिक्षित होना जरूरी है ताकि वे अपने बालकों को सही दिशा दे सकें। और साथ ही अगर वह बालक कम बहरे छात्र के अंतर्गत है तो कम बहरे छात्र के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे छात्र अध्यापकों के क्या है, अध्यापक को ध्यान से देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जो पूर्ण बहरे छात्र हैं उनको अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ना कि अपूर्ण बहरे बालकों को। इसके बाद देखेंगे हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। तो अगर हम बात करें
हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाले छात्र, तो इसके अंतर्गत हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे बोलना या बहुत मोटी आवाज में बोलना या बिल्कुल ही ना बोलना दोष कैसे शामिल होते हैं। और अस्पष्ट बोलना भी वाणी दोष में शामिल होता है। तो इन दोषों के कारण छात्रों में क्या होती है, हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी के कारण यह शिक्षा में पीछे रह जाते हैं। तो इनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध होना अति आवश्यक है। तो इनके लिए जो कदम उठाए गए हैं वह देखेंगे अपन। तो इनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। अगर वह अध्ययन संबंधी गलत आदतें हैं तो उनको नियंत्रण करना एक शिक्षक को आना चाहिए। शल्य क्रियाओं के योग दोषों के शल्य क्रियाओं द्वारा इनका इलाज करवाना चाहिए। विशेष शब्द का उच्चारण बार बार कराया जाना चाहिए। छात्रों को बोलने का उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई बार ना बोलने वाले छात्रों को या तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता या फिर कम सुनते हैं। तो बोलने और सुनने में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। आपस में बोलने और सुनने में गहरा संबंध होता है। तो ऐसे छात्रों के जो श्रवण सामग्री द्वारा सुनने की योग्यता बनाकर उनकी वाणी में क्या करना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मानसिक रूप से पिछड़े वाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। तो मानसिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा में निम्न सुझाव हैं। अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों के माता पिता को शिक्षित करना अति आवश्यक है। ऐसे छात्रों के लिए विशेष स्कूल या हस्तपाल होने चाहिए। इन बालकों के शिक्षक के लिए विशेष शिक्षण विधि अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि सामान्य शिक्षण विधियां इन छात्रों के लिए अहितकर हैं। मंदबुद्धि छात्रों या मानसिक रूप से विकलांग छात्रों का पाठ्यक्रम भी विशेष प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद है अधिगम आसक्तता वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था। तो अधिगम आसक्तता वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था में निम्न सुझाव हैं। इन बालकों के परिवार के वातावरण में सुधार करना चाहिए। सामाजिक वातावरण में सुधार करना चाहिए। इन बालकों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए। इनका उपचार मानसिक चिकित्सा द्वारा किया जाए ताकि उनमें मानसिक तनाव और द्वंद्व दूर हो सके। अधिगम आसक्तता या अक्षमता वाले बालकों में क्या होता है कि मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो उन्हें मानसिक तनाव के लिए उन्हें उचित उपचार मानसिक चिकित्सा द्वारा होना चाहिए। तो इसके लिए विशेष बाल न्यायालय होने चाहिए जहां पर बाल अपराधियों के मामले तय किए जाएं। तो ऐसे बालक बाल अपराधियों के श्रेणी में भी आ सकते हैं। तो इनके लिए बाल न्यायालय होनी चाहिए जहां की बाल अपराधियों के मामले तय किए जा सकें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक को डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।